हम्म। तो लास्ट वाले सेशंस के अंदर अपने दांडी मार्च हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बार मुझे कंफर्म करोगे, लास्ट वाले सेशंस में हमारे पास दांडी मार्च आपका खत्म हो गया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका खत्म हो चुका था। ठीक है। और तो आज आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपके पास पूरा लास्ट सेशन आपका चलने वाला है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको लूसेंट के क्वेश्चंस आपको लगाना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक साइमल कमीशन आपका आया था 1927 के अंदर, ओके, जिसको रिजेक्ट किया था। और उसी के अंदर जो वो आया था तो आपने देखा था कि इंडिया वालों की डिमांड क्या थी, डोमिनेंट स्टेटस। ओके, कि हमको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, कि हमको राजतंत्र चाहिए, हमको कार्यपालिका चाहिए। बाकी आपको जो रेवेन्यू जो भी देखना है वो आप लोग देखिएगा, लेकिन अपने देश को हमको चलाने दीजिएगा, ऐसा हमारा डिमांड था, है ना। डोमिनेंट स्टेटस की हमारी डिमांड थी, बट ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ओके, साइमन कमीशन 1927 में जब आया तो आने के बाद आपने देखा कि सर हमारे पास लाला लाजपत राय, सबने उसका विद्रोह किया। और विद्रोह किया तो आपको पता है कि लाठी चार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। ओके, तो इट इज अ वेरी फ्रीडम फाइटर। और जब ये चीजें हुई तो आपको पता है कि उसके बाद बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और भगत सिंह वगैरह उस टाइम पे आपको पता है असेंबली में बम डाला। और बम डालने के बाद आपको पता है कि फिर भगत सिंह को जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, आज हम बात करते हैं कि सर हमारे पास 1930 तक हमारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि सर हमारे पास फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये आपसे पूछा जाता है। ओके, जिनको आप हिंदी में बोलते हो पहला गोलमाल सम्मेलन। ओके, हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हो तो हिंदी में बोलते हैं इसको पहला गोलमाल सम्मेलन, ऐसे बोलते हैं ना, पहला गोलमाल सम्मेलन। ओके, गोलमाल सम्मेलन। देखिएगा कि ये जो सम्मेलन था ना, आप बस सुनते जाएगा मेरी बात, बाद में इस पे फोकस करना। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस यहां पे, ये कहां पे हो रहा है, लंदन में हो रहा है। ओके, कब हो रहा है, डेट याद रखना, कब हो रहा है, डेट हो रहा है 12 नवंबर 1930 को। क्योंकि जब साइमन कमीशन यहां पे प्रस्ताव लेके आया था कि अब इस देश में गवर्नमेंट ऐसे ऐसे यहां पे राज करने वाली है, इस तरीके से वो अपना प्रस्ताव लेके आया था, तो उसको रिजेक्ट किया था। तो उसको रिजेक्ट करने के बाद लंदन की पार्लियामेंट वो बोलती है कि भैया फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो हुआ था 12 नवंबर 1930 को। अब उन्होंने सोचा कि इंडिया के जो भी लीडर हैं सबको बुलाया जाए, उनकी क्या डिमांड है उनकी सुनी जाए। ओके, तो यहां पे ब्रिटिशों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बुलाया, और आपको पता है मुस्लिम लीग भी बन चुका है, मुस्लिम लीग को भी बुलाया। ओके, और हिंदू महासभा को भी बुलाया। किस किस को बुलाया, एक तो हिंदू महासभा को बुलाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाया, मुस्लिम लीग को बुलाया। लेकिन इस जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका पार्टिसिपेट नहीं करती है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है। बात समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो आपके पास पार्टिसिपेट करती है वो कौन कौन पार्टिसिपेट करती है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाली थी वो थी एक तो हिंदू महासभा, एक मुस्लिम लीग। ओके, मुस्लिम लीग दोनों के दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, लेकिन इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता है बहुत बड़ा तख्ता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस टाइम पे इंडिया के अंदर। ओके, और आज भी ऐसा नहीं कि आज नहीं है। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब पूरी एक गवर्नमेंट, बहुत बड़ी सरकार थी अपने आप में। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका पार्ट नहीं बनी, ओके, और गांधी जी उसमें थे, ओके, तो ये जब वहां पे फेल हुआ तो फेल होने का रीजन ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं की थी। तो कोई आपसे पूछे कि आपसे फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, आप बोलोगे 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ओके, कि ये हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस किस लिए हुआ था, वो ये पूछ रहे थे कि भाई इंडियंस की क्या डिमांड है। ओके, भारत के लीडर क्या मानते हैं। ओके, उनकी जो डिमांड है हम अगर समझ में आए तो फुलफिल करेंगे, नहीं आए तो नहीं करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली तो नहीं करना था, उनका तो दिमाग ऐसा ही था ना, नहीं करना, कुछ भी डिमांड फुलफिल नहीं करना। ओके, अपने अकॉर्डिंग हमारी चीजें चलानी है, तो हमको ये फालतू की चीजें तो ध्यान नहीं रखना। ओके, जो उन्होंने बुलाया था कि जो साइमन कमीशन इंडिया में भेजा था, वो प्रस्ताव भेजा था 1927 में, उसके बारे में चर्चा करने के लिए लंदन में इंडिया के आदमियों को बुलाया था। ओके, जो मेन मेन लीडर थे उनको बुलाया था कि भाई साहब तुम्हारी डिमांड क्या है हमको बताओ। ओके, तो उसको बुलाने के बाद वहां पे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों उसमें पार्टिसिपेट हुई थी, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुई थी। और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस था उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट हुआ था और कौन कौन नहीं हुआ था। तो नहीं हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं हुई थी, हुआ कौन था तो मिस मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा उसके अंदर पार्टिसिपेट हुई थी। कब हुआ था,
12 नवंबर 1930 को हुआ था। कहां पे हुआ था? लंदन में। किस लिए हुआ था? सर साइमन कमीशन का जो प्रस्ताव आया था इंडिया में, ओके, उसके बारे में चर्चा करने के लिए वहां पे बुलाया गया था इनको। ओके, बात समझ में आ गया? तो ये तो था हमारे पास पहला गोलमाल सम्मेलन, मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बात क्लियर? अब देखिएगा, जब गांधी जी वहां पे नहीं गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां पे नहीं पहुंची, तो क्या हुआ कि यहां पे ये इरविन साहब दिख रहे होंगे। ओके, ये इरविन साहब यहां पे आपको दिख रहे होंगे। ये उस टाइम पे इंडिया के वॉइस रॉयस थे। ओके, इंडिया के वॉइस रॉयस थे। कौन थे? इरविन। ओके, तो भाई साहब इरविन साहब ने गांधी जी को बुलाया। ये जो इरविन थे ना, इन्होंने बोला कि भाई गांधी जी से बात करते हैं कि भाई साहब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर वहां पे नहीं पहुंची है। ओके, लंदन में, तो इसकी क्या डिमांड है? देखिए, इनके लीडर गांधी जी को बुलाते हैं कि क्या डिमांड है, तो इरविन से बात करने के लिए पहुंच गए गांधी जी। ओके, तो यहां पे देखिएगा, उस टाइम पे वॉइसरॉय इंडिया में कौन है? इरविन। तो यहां पे इस पैक्ट को बोला गया है, यहां पे गांधी इरविन पैक्ट यहां पे बोला गया है। ओके, कि यहां पे गांधी और इरविन के बीच में कुछ ना कुछ समझौता होगा। ओके, गांधी और इरविन के बीच में कुछ ना कुछ यहां पे समझौता होने वाला है। बात समझ में आ गया? देखो यहां पे देखिएगा, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट बाय लॉर्ड इरविन, ओके, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय गांधी जी साइंड अ पैक्ट 5 मार्च 1931। तो यहां पे भाई साहब 5 मार्च 1931 को, ये डेट भी याद रखना, विद मार्च विद डेट के साथ। ओके, कि गांधी इरविन पैक्ट कब आया था? तो आप बोलोगे सर 5 मार्च 1931 को आया था। इसमें इरविन ने बुलाया गांधी जी को कि भाई साहब आपकी डिमांड क्या है, आप फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए? ओके, तो ऐसा कुछ यहां पे इन दोनों के बीच में चर्चा होती है, और उसी चर्चा पे थोड़ा बहुत डिस्कस होता है। तो इरविन को गांधी जी अपनी बात बोलते हैं और इरविन गांधी जी को अपनी बात बोलता है। ओके, तो दोनों के बीच में यहाँ पे बातें चलती हैं, बहुत देर तक, घंटों तक यहाँ पे मीटिंग चलती है। और जब ये मीटिंग चलती है तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो फाइनल कंक्लूजन आया, फाइनल कंक्लूजन ये आया, वो सुनिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में चल रहा था, ओके, उन्होंने भाई साहब वापस ले लिया, गांधी जी ने उसको रोक दिया। चलो ठीक है, यहां पे ये बात चली जब इरविन से पैक्ट हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस जो हमारी मास पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो रहा है, चलो हम उसको रोक देते हैं। तो गांधी जी ने ये बात मान ली, चलो हम यहाँ पे ये जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओके, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओके, इसको गांधी जी ने यहाँ पे रोक दिया। इसके लिए वो सहमत हो गए। ओके, और दूसरी बात, गांधी जी एग्री हो गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। गांधी जी ने बोल दिया कि आप एक बार लंदन में फिर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुला लीजिएगा, हम उसमें आ जाएंगे, पहले में नहीं आए तो क्या हुआ, सेकंड में आ जाएंगे, चिंता मत करो। ऐसा गांधी जी ने बोल दिया। तो ऐसा बोलने के बाद चलो ठीक है, इरविन ने थोड़ा बहुत तो गांधी जी को पटा लिया। बहुत अच्छी बात है कि कितना बढ़िया बात हुआ होगा कि गांधी जी मान गए, पहले में नहीं गए लेकिन दूसरे में मना लिया गांधी जी ने। अब देखो यहां पे क्यों माने गांधी जी, ये भी सुनिएगा कि गांधी जी माने क्यों हैं। ओके, क्योंकि भाई साहब यहां पे इरविन से जब बात चल रही थी ना, तो इरविन ने क्या बोला, द गवर्नमेंट अलाउ द विलेजर ऑन द कोस्ट टू मेक साल्ट फॉर कंजप्शन एंड रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। गांधी जी ने उससे एक बात बोल दी इरविन से कि भाई साहब आप सुनिए हमारी बात, आपने जितने भी पॉलिटिकल लीडर आपने कैद कर रखे हैं ना जेल में, सबसे पहले तो हमारी ये डिमांड मानिए, उनको छोड़िए। ओके, तभी हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो उनसे बोला कि हमारे पॉलिटिकल लीडर को छोड़ो। ओके, तो यहां पे लिख दो भाई साहब, जिसको हिंदी में ना समझ में आए। ओके, पॉलिटिकल लीडर जो हमारे आपने जेल में बिठा रखे हैं ना, उनको छोड़ दो भैया। ओके, ये बात उन्होंने बोल दी। और दूसरी बात ये बोल दी कि जो सर आपने ना ये साल्ट, जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं, ओके, अपना काम धंधा करने के लिए बेचारे कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, ओके, और वहां पे वो नमक का व्यापार करते हैं, आप उनको नमक का व्यापार नहीं करने दे रहे हो, ये गलत है ना, आप उनको अलाउ करिए। ओके, कि आप यहां पे नमक का व्यापार कर सकते हो, ओके, और आप नमक को यूज कर सकते हो। ओके, इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये भी बात उन्होंने मान ली। देखो यहां पे बोला ना, द गवर्नमेंट अलाउ द विलेजर, जो भी गांव के लोग हैं जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं, सॉल्ट फॉर कंजप्शन एंड रिलीज एंड पॉलिटिकल प्रिजनर। ये बातें यहां पे हो गई। बात समझ में आ गया? पहली बात तो कि सर जो हमारे दिहाड़ी मजदूर रहते हैं बेचारे, वो हमारे पास जो भी व्यापार करते हैं नमक का,
उसे आप उसको बंद मत करिएगा, उसे वो करेंगे, ये अलाउ करिए, इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। तो भाई ठीक है, इरविन मान गए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, पॉलिटिकल जो भी प्रिजनर है हमारे, उनको छोड़ दो। ओके, बात समझ में आ गया। अब सर देखिएगा, हमारे पास ये द कराची सेशन ऑफ 1931 एडोड द गांधी इरविन पैक्ट। ओके, तो ये हमारा कहां पे हुआ बेटा, कराची के अंदर हो गया। कराची के अंदर हमारा ये पैक्ट पूरा का पूरा सेशन हो गया 5 मार्च 1931 को। पूरी डेट आपको याद रखना है। क्लियर। अब आपने देखा कि इरविन ने गांधी जी को मना लिया, इरविन ने अपनी बात बोली। इरविन ने बोला कि सबसे पहले गांधी जी आप एक बात सुनिए, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करा दीजिए। ओके, फिर आप अपनी बात बोले। गांधी जी ठीक है भाई करा देते हैं, बंद कर दिया। लोगों से बोला कि आप बंद कर दीजिएगा, लोग चुप हो गए, चलो ठीक है नहीं करेंगे। और गांधी जी ने बोला कि हमारी भी बात मानिएगा। पहली बात तो पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी आपने पॉलिटिकल लीडर लोग हैं उनको पकड़ रखा, उनको छोड़ो, ठीक है, ये भी बात मान ली। दूसरी बात ये भी मानिए कि जो भी हमारे मजदूर लोग हैं, साल्ट का जो भी व्यापार करते हैं, जो भी उसको कंजम्पशन करते हैं, वो उनके ऊपर गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, इसको भी अलाउ करिएगा। उन्होंने बोला ठीक है ये भी कर लेते हैं। फिर गांधी ठीक है चलो ठीक है, हम आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाइए, हम उसमें आ जाएंगे। यहां तक बात समझ में आए सारे बच्चे? मुझे बताइएगा, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, पक्का दिमाग में बैठ गई कि गांधी इरविन के पैक्ट से क्या समझौता निकला और ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ये डेट भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखिएगा सर, हमारे पास है ना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, ये होगी सर कब? हमारे पास 1931 को होगी। बात क्लियर। कब होगी बेटा? 1931 को होगी। ठीक है, 5 मार्च को वो हुई, तो इसके बाद ये 1931 में भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। अब देखो इसके अंदर भाई साहब देखो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पहुंची थी। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका पार्ट बनेगी। ओके, और इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पे अपना पार्ट रखेगी और बोलेगी कि आप हमारी ये बातें मानिए। क्या है हमारी डिमांड? हमारी डिमांड तो एक ही है ना सर, क्या चाहिए बताइए? हमारी डिमांड क्या है? किस किस को याद है हमारी डिमांड क्या है? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताइएगा, हमारी डिमांड क्या है? हमारे पास इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के का कारण क्या है और हमारी डिमांड क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या डिमांड है हमारी? गांधी जी का नहीं याद है? चलो हम बता देते हैं। हमारी तो एक ही डिमांड है ना भैया, डोमिनियन स्टेटस। ओके, हमारी एक डिमांड है सर, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात ये बोली ना सर, ये आपने जो अभी साइमन कमीशन जो आपने भेजा ना प्रस्ताव हमारे यहाँ पे, ओके, इसमें चेंज करिएगा सर। ओके, ये अलाउ नहीं करेंगे हम, तो ये हमारी डिमांड है। ओके, और वहां पे हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए हैं। और जैसे ही हमारे पास सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पहुंचे, बिल्कुल सही बोले, खुद की सरकार चाहिए सर हमको, बिल्कुल सही। देखो अब गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कहां पे हो रही है भैया ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? लंदन में हो रही है। ओके, लंदन में हो रही है। वेन टू लंदन, गांधी जी चले गए, बहुत बढ़िया बात है, लंदन में गए। ओके, वहां पे भाई साहब उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राम से मैकडोनाल्ड नाम याद रखना, राम से मैकडोनाल्ड वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो अब यहां पे वहां पे जो बात चलेगी वहां के प्राइम मिनिस्टर से चलेगी, किससे? मैकडोनाल्ड से चलेगी। अब मैकडोनाल्ड बात करेंगे भाई साहब गांधी से, ये देखो आपके पास ये बैठे गांधी जी, ये देखो बैठे। ओके, यहां पे यही बात करेंगे भाई साहब, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है यहां पे। ओके, मतलब सेकंड गोलमाल सम्मेलन चल रहा है। अब गांधी जी यहां पे अपनी बात रखेंगे और उनके प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोलेंगे, उन पर रिएक्ट करेंगे। अब बात तो वही, बेचारे इरविन से तो समझौता हो गया था, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर गड़बड़ा गई, फिर फेल हो गई। ओके, अब गांधी जी को जो मैकडोनाल्ड जो बातें बोली ना, गांधी जी उस बात से सहमत नहीं थे। ओके, गांधी जी ने बोला भैया ऐसा नहीं होगा, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। बात समझ में आया? लेकिन उसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो भाई साहब आपको अल्टीमेटली समझ में आ गया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हुई थी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपकी फेल हुई थी। ओके, रीजन क्या था कि सर पहले में तो गांधी जी नहीं पहुंचे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पहुंची थी, लेकिन इसमें पहुंच तो गई, लेकिन जो वहां का प्राइम मिनिस्टर था उसने गांधी जी की बातें नहीं मानी, इसलिए वो फेल हुई। बात समझ में आया? तो सर देखो, कॉन्फ्रेंस फेल
एज गांधी जी कुड नॉट एग्री विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज पॉलिसी ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, ओके, उससे गांधी जी सहमत नहीं थे, ओके, उनसे सहमत नहीं थे। रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम, ओके, जो इंडिया की डिमांड थी सरकार बनाने की, डोमिनियन स्टेटस की, उससे गांधी जी सहमत नहीं थे जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, ओके। ब्रिटिश तो अपना पावर अपने पास ही रखना चाहते थे, ओके, तो उन्होंने अपनी बातें नहीं मानी, तो इसलिए ये फेल हो गई अल्टीमेटली। चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से वापस गांधी जी जब इंडिया आते हैं तो भाई साहब इनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, जय भीम, महाराष्ट्र से जो भी बच्चे हैं, ओके। आपके पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ओके, मतलब आज जो भी आप देख सकते हो कि SC ST, ओके, जो भी रिजर्वेशन आपको मिल रहा है वो बाबा साहब के कारण ही मिल रहा है, ओके। इनका डिमांड क्या था बेटा, ये भी बेचारे बहुत ही गरीब फैमिली से और ऐसी ही कैटेगरी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने अपनी क्या बातें की उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है सर। देखिएगा, हमारे पास आता है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, और इस पूना पैक्ट का नाम होता है सर गांधी अंबेडकर पैक्ट। मतलब गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कुछ बातें होती हैं, ओके। अब देखो पूना पैक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि पूना में हुआ था, महाराष्ट्र में पूना सभी को पता होगा, बॉम्बे के बाद पूना ही आता है, ओके। अब वो पूना है, वहां पे बातें हो रही है किस किस के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो यहां पे आपसे यह भी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, तो वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। बात समझ में आ गया। अब देखो अंबेडकर क्या चाहते थे, जैसे कि आपके पास आपको पता है मुस्लिम लीग बना, ओके, मुस्लिम लीग बना, तो मुस्लिम लीग जब आपके पास 1909 के अंदर बन गया, तो बनने के बाद उनको सेपरेट इलेक्ट्रोड बना, सेपरेट इलेक्ट्रोड मिल गया। सेपरेट इलेक्ट्रोड मतलब वो खुद का निर्वाचन खुद कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व खुद चुन सकते हैं। बात समझ में आया, खुद का निर्वाचन खुद कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व खुद चुन सकते हैं, ये उनको सेपरेट इलेक्ट्रोड मिल गया। तो भाई साहब भीमराव अंबेडकर ने भी यही बात बोली थी कि सर जो ये हमारे पास जो डिप्रेस क्लास है, जो SC ST जो लोअर क्लासेस है, ओके, उनको भी भाई साहब सेपरेट इलेक्ट्रोड दो। इनकी भी डिमांड थी कि उनको भी सेपरेट इलेक्ट्रोड दो, जैसे आपने मुस्लिम लीग को दिया है वो डिप्रेस क्लास को भी मिलना चाहिए। तो यहां पे ये पहला पॉइंट मैंने यही बोला है, द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर डिप्रेस क्लास, इन्होंने ये बोला। लेकिन यहां पे बात हो रही है पूना पैक्ट की, गांधी अंबेडकर पैक्ट की। तो यहां पे ये होता है कि यहां पे थोड़ा समझौता होता है और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में थोड़ी बातों में समझौता होता है, और बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप ये नहीं दे रहे ना, सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर डिप्रेस क्लास वाज अबैंडन्ड, ओके, चलो मैं इसको वापस ले लेता हूं। डिप्रेस क्लास को आप सेपरेट इलेक्ट्रोड मत दीजिएगा। डिमांड तो अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की यही थी कि आप इनको सेपरेट इलेक्ट्रोड दीजिएगा कि अपना प्रतिनिधित्व खुद चुन सके, ऐसा इन्होंने बोला था। लेकिन वो चलो वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी। तो यहां पे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जब कुछ बातें हो रही थी, तो यहां पे कुछ बातें गांधी जी मानेंगे, कुछ बातें अंबेडकर मानेंगे, तभी तो समझौता हो पाएगा, ओके। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, आप सेपरेट इलेक्ट्रोड मत दीजिएगा, जैसे आपने मुस्लिम को दिया ना, मुस्लिम लीग को, वैसे आप हमको सेपरेट इलेक्ट्रोड मत दीजिएगा, ओके। लेकिन एक चीज जरूर दीजिएगा। वो क्या चीज थी जो इनको चाहिए थी, सुनिएगा। उनको चाहिए था कि आप डिप्रेस क्लास वॉज अबॉन्डेड, उन्होंने डिप्रेस क्लास का जो फंडा था वो वापस ले लिया, मत दीजिएगा सेपरेट इलेक्ट्रोड, बट सीट रिजर्व फॉर देम इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव विल वर इंक्रीज। जो भी हमारी विधानसभा है, जो भी हमारी विधान मंडल है, वहां पे जो हमारी डिप्रेस क्लास है, SC ST, ओके, जो OBC, जो हमारी डिप्रेस क्लास है, उनके लिए वहां पे सीट बढ़ाइए। और ये हम आपसे डिमांड करते हैं कि हमारी इतनी बात मान लीजिए, आप सेपरेट इलेक्ट्रोड मत दीजिएगा, लेकिन जो डिप्रेस क्लास इसको ऊपर उठाना है, जो देखो हायर क्लास है वो हायर पे रहेगी, नहीं तो लोअर क्लास लोअर पे रहेगी। अगर इस लोअर क्लास को ऊपर उठाना है तो इनके लिए सीटें वहां पे रिजर्व करिए, सीटें बढ़ाइए विधानसभा के अंदर। तो ये बात वहां पे मानी, और ये बात वहां पे मानी गई, और ये देखिएगा कि उनकी डिमांड ये मान ली गई थी यहां पे इस पैक्ट के थ्रू। बात समझ में आ गया। Thus,
पूना पेक्ट एग्री अपॉन द जॉइंट इलेक्ट्रोड फॉर अपर एंड लोअर कास्ट। ओके, तो ये पूना पेक्ट आपका जो भेदभाव होता था अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में, तो यहां पे दोनों के दोनों अब दोनों की दोनों क्लासेस आपकी सहमत हो गई, हायर क्लास भी और लोअर क्लास भी। ओके, कि भले आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोड नहीं मिलेगा, अलग से आपको निर्वाचन नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सीटें हम बढ़ा देंगे, मतलब रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। तो यहां से आता है वो रिजर्वेशन का फंडा। बात क्लियर? तो मतलब बहुत तगड़े इंसान थे यार भीमराव अंबेडकर, ऐसे नहीं समझ सकते हो आप इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। 1930 में एक आवाज उठती है, उस आवाज का नाम है गदर 2। देखे होंगे अभी तो आप सभी लोग देखे होंगे गदर 2। ठीक है, गदर 2 की नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही से बोल दिया। डिमांड फॉर पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान की डिमांड की बात उठती है 1930 के अंदर, और यहां पे बोलते हैं इकबाल साहब। कौन बोलते हैं? इकबाल साहब। इकबाल साहब एक सजेशन देते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा एक सजेशन है, आप लोग सुनिए। जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, देख लो, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट आपका जो है, ओके, एक तो नॉर्थ वेस्ट वाला प्रोविजन और एक कश्मीर शुड बी मेड मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन। ओके, मतलब वो एक सजेशन देते हैं कि जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है और कश्मीर है, इनको हम पाकिस्तान बना देते हैं। ठीक है, एक नया स्टेट बना देते हैं। ओके, सॉरी, एक नया देश बना देते हैं। तो मतलब ऐसा सजेशन दिया। कैसा सजेशन था? बढ़िया था कि बुरा था? इकबाल साहब ने सजेशन दिया है, आप क्या करोगे? बढ़िया सजेशन दिया है, गलत सजेशन दिया? तो यहां पे इकबाल साहब ने सजेशन दिया कि हम ऐसा करते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है और कश्मीर वाला पार्ट है, उसको एक नया देश बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे हम पाकिस्तान। ऐसा सजेशन इकबाल साहब ने दिया। तो इसे पूछ लेता है कि अच्छा, तो यहां पे एक सजेशन दे रहे हो भाई साहब? यस, तो वही तो बात हम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे सजेशन दिया गया था। सजेशन देने के बाद देखिएगा, इन दिसंबर 1943 के अंदर द कराची सेशन, कराची के अंदर सेशन होता है ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, मुस्लिम लीग एडॉप्ट द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। ये स्लोगन याद रखना, कराची के अंदर मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है और वहां पे एक स्लोगन दिया जाता है डिवाइड एंड क्विट। ओके, फूट डालो और छोड़ो। ओके, यहां पे इंडिया में फूट डालो और छोड़ो, उस टाइम पे तो पूरा एक ही था ना। ओके, फूट डालो और छोड़ो, ऐसा स्लोगन दिया जाता है कराची के अंदर 1943 के अंदर। बात समझ में आ गया? अब ये फूट डालो और छोड़ो और एक नया पाकिस्तान बनाओ। तो यहां पे चौधरी एक नाम थे जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं, ये नाम याद रखना। चौधरी रहमत अली गेव द टर्म पाकिस्तान इन 1933। चौधरी रमन अली ने ही, जो पाकिस्तान आप नाम सुनते हो, इन्होंने ही नाम दिया था वो 1933 के अंदर। बात समझ में आ गया? पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? जो पाकिस्तान, वो था चौधरी रहमत अली, इन्होंने 1933 के अंदर दिया था। ओके, तो यहां पे कराची के अंदर 1943 के अंदर स्लोगन दिया उन्होंने कि फूट डालो और छोड़ो, ओके, और नए पाकिस्तान की स्थापना करो, और वो बसाते हैं। ऐसी बात हुई यहाँ पे, डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो कब उठी थी? 1930 के अंदर। नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। ओके, तो 1943 के अंदर कौन सा स्लोगन आया था? डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, चलो अब देखो, अब ऐसे ऐसे करते 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 हमारी डोमिनियन स्टेटस की भी डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे अंग्रेज। वो तो करे ना करे, लेकिन इंडिया में दूसरी ललकार और उठने लग गई है। दूसरी ललकार ये है, एक और देश चाहिए हमको, पाकिस्तान। तो चीजें तो बहुत ज्यादा होने लग गई। अब देखो, यहां से अंग्रेज इंडिया छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो डोमिनियन स्टेटस देना नहीं चाहते हैं। ओके, और दूसरी बात, एक और देश बनने की बात इंडिया में चल रही। तो आप समझ सकते हो कि कैसी परिस्थिति होगी उस टाइम पे। ओके, अब देखो सर, हमारे पास आती है बात 1940 की। यहां पे अगस्त ऑफर। ओके, अगस्त ऑफर क्यों बोला गया? क्योंकि अगस्त के टाइम पे 1940 में ये बात चलती है। बात ये चलती है कि हमारे पास एक ऑफर दिया जाता है उस टाइम पे, डोमिनियन स्टेटस इन द अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। ओके, अब यहां पे जो ये लोग बोले, ये जो अंग्रेज लोग थे, जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ऐसी बात तो उन्होंने मान ले, वो बहुत सालों से कर रहे थे यार, कब से हमारी आवाज उठ रही थी, तब से बोल रहे थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन वो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? ओके, उसका कोई फ्यूचर, कोई डिसाइडेड कुछ भी नहीं था। ओके, कि डोमिनियन स्टेटस मतलब आपके पास फ्यूचर में इसका क्या है, मतलब फ्यूचर क्या है डोमिनियन स्टेटस का? फ्यूचर क्या है
क्योंकि इंडिया के अंदर एक और देश आ खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान। ओके, कि इस डोमिनेंट स्टेटस का फ्यूचर क्या है। ओके, तो यहां पे जब वो बातें हुई 1940 के अंदर कि डोमिनेंट स्टेटस जो हमारा था वो अनस्पेसिफाई था, पता ही नहीं था कि था क्या, हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। तो पहली बात तो अगस्त ऊपर में आपका फ्यूचर अनस्पेसिफाई है। और अंग्रेज बोल रहे हैं, अंग्रेजी बात कर रही है कि हम आपको दे देंगे, वेट करिएगा, लेकिन क्या दे देंगे आप डोमिनेंट स्टेटस में, ये स्पेसिफाई नहीं थी। ये बात अंग्रेजों ने बोला हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, अंग्रेजों ने बोली ये बात, लेकिन क्या दे देंगे वो नहीं पता, कि क्या क्या दोगे, क्या क्या बातें मानोगे, क्या क्या नहीं मानोगे, ये स्पेसिफाई नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि आपको पता है इसी टाइम पे आपको वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था बेटा। ओके, जर्मनी लड़ रहा था मेरे भाई। ओके, तो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 आपका चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि अ पोस्ट वॉर बॉडी टू इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो उन्होंने बोला, दूसरी बात ये बोली कि जैसे ही हमारे पास ये वर्ल्ड वॉर 2 रुकेगा ना, ओके, ये खत्म हो जाए, उसके बाद हम आपको दे देंगे। ओके, डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, चिंता मत करिएगा। ओके, तो यहां पे देखिएगा, ये अगस्त के अंदर हमारे पास बात हुई थी। ओके, अ पोस्ट ऑफ वॉर बॉडी टू इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया जाएगा। ओके, किसके बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ओके, ये खत्म हो जाए। लेकिन ये तो मतलब बहुत दिनों से बातें चल रही थी यार। ओके, बहुत दिनों से बातें तो चल रही थी, अभी तक नहीं मिल रहा। मतलब सबको समझ में आ रहा था कि अंग्रेज लोग है ना बेवकूफ बना रहे हैं। ओके, ये बेवकूफ बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। हम कब से डिमांड कर रहे हैं, अब भी हमको लटका रहे हैं, अब भी बोल रहे हैं कि भाई साहब चिंता मत करो। ओके, हम आपको आफ्टर वर्ल्ड वॉर आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि डोमिनेंट स्टेटस में आप दोगे क्या। ओके, वो फ्यूचर हमारा डिसाइडेड नहीं था। अब देखिएगा, हमारे पास है ना, expand the government general executive council to give full weightage and minority opinion। ओके, जो माइनॉरिटी क्लास थी ना, माइनॉरिटी ओपिनियन, जो छोटी क्लास थी, ओके, उनके लिए एक कार्यालय बनाया गया। ओके, एक कार्यालय बनाया गया। उस कार्यालय में देखिएगा, उस कार्यालय को बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, क्या बोला गया, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, कि जो भी माइनॉरिटी क्लास है ना, उनकी बातें यहां पे आपकी सुनी जाएगी। बात समझ में आ गया, तो ऐसा बनाया गया। तो सर देखिएगा कि हमारे पास दिस वॉज रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, कि उन्होंने बोला ना कि माइनॉरिटी, जो भी हमारे माइनॉरिटी क्लासेस है, ओके, उनके लिए गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव ऐसा कार्यकाल हम बना के देंगे आपको, आप चिंता मत करिएगा। ये चीज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी कि हमको ऐसा नहीं चाहिए। बट ये चीज जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ओके, क्योंकि मुस्लिम लीग भी है इंडिया में और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो उन्होंने तो भाई साहब बोल दी कि हम एक्सेप्ट करते हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये बातें हुई अगस्त के टाइम पे, अगस्त 1940 के टाइम पे। बात समझ में आ गया। चलो, हमारे पास इसके बाद आता है 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन। ओके, तो भाई साहब क्रिप्स मिशन, इसको क्यों बोला गया, क्रिप्स मिशन क्यों बोला गया, पहली बात तो क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे वो कौन थे बेटा, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आपको पता है वर्ल्ड वॉर चल रहा है आपका 1939 से, ओके, 45 तक चला था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1990 के अंदर हुआ था। तो ये आपका देखिएगा, आपका 45 तक आपका वर्ल्ड वॉर है। ओके, इसके रुकने के बाद उन्होंने बोला है कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, लेकिन अनस्पेसिफाई है। अब देखिएगा यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्यों बोला गया, क्योंकि इंडिया का वॉइस रॉय उस टाइम पे कौन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स है। अब देखिएगा इसमें क्या बातें होती है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद अ फ्यू व्यू, ओके, विद अ व्यू टू गेट कोऑपरेट फ्रॉम इंडियंस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेंट सर स्टेफोर्ड क्रिप्स टू नेगोशिएशन एग्रीमेंट विद इंडियंस लीडर्स। यहां पे देखिएगा, ब्रिटिश, आपको पता है गांधी जी वहां पे गए थे। ओके, सेकेंड आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, सब कुछ फेल हो गया था। तो यहाँ पे इंडिया में ना नया गवर्नर आया, ओके, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ओके, उनसे बोला गया कि जाओ, ब्रिटिश सरकार ने बोला कि इंडिया में जाओ, कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, देखिए वहां के जो पॉलिटिकल लीडर है ना, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, उनसे बात करो कि उनको क्या चाहिए यार। ओके, उनकी डिमांड क्या है, उनसे कोऑपरेट करो, उनको मनाने की कोशिश करो। तो उसको बोला गया क्रिप्स मिशन। बात समझ में आ गया। अब देखिएगा सर, हमारे पास यहां पे क्रिप्स मिशन क्यों बोला गया, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन क्यों बोला गया।
कि भाई साहब इंडिया वाले लीडर से बात करो। वहां से कौन आया, वाइसरॉय, नए वाइसरॉय आ चुके हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स। उनसे बोला गया कि इंडिया वालों से बात करो कि उनके लीडर्स को चाहिए क्या। ओके, ये बात करने के लिए उनको भेजा गया। ओके, अब देखो सर, ये सबको समझाने लगते हैं और सबसे बात करते हैं। बात करते हो करते यहां पे देखिएगा, ही ऑफर डोमिनियन स्टेटस टू ग्रांटेड आफ्टर वॉर। भाई साहब इन्होंने बोल दिया कि चिंता मत करो, हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे आफ्टर वॉर। ये तो वही बात कर रहे हैं जो 1940 में हुई। ओके, जो अनस्पेसिफाई था। अब भी ये भी वही बात कर रहे हैं, अरे चिंता मत करो, हम आपको ना डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए एक बार, आपको हम आपकी सरकार दे देंगे, चिंता मत करो। लेकिन इसको भाई साहब कांग्रेस रिजेक्ट इट। गांधी जी ने इस डोमिनियन स्टेटस की अब डिमांड को क्या कर दिया, खत्म, रिजेक्ट। ओके, गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमको अब ये नहीं चाहिए। इतने दिन तो हमको चाहिए था, अब गांधी जी ने बोला अब नहीं चाहिए हमको, बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे। ओके, इतने दिन तो दे नहीं रहे थे, अब आए भाई साहब आप समझाने हमको, अब दे रहे हो। तो गांधी जी ने बोला अब हमको नहीं चाहिए। ओके, और गांधी जी ने बोला, गांधी जी ने यहां पे एक टर्म दिया, गांधी जी ने बोला कि डेट चेक, ओके, क्रेसिंग बैंक, ओके, कि ये जो दिवाली बैंक उसको क्या बोलते हैं, जो बैंक लॉस में चला जाता है। ओके, जो जैसे कोई बैंक है ना लॉस में जा रहा है ना, ओके, तो भाई ये आप सोचिएगा, आप हमको वो चीज दे रहे हो, ये बोलना ये चाहते हैं कि ये बैंक है। ओके, ये बैंक है। ओके, अब ये देखो, ये बैंक में भाई साहब पैसा नहीं है। ओके, इसमें कुछ भी पैसा नहीं है, 0 रुपीस है, 0 रुपीस है। और आप हमको ये डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, आपने हमको डोमिनियन स्टेटस दिया, और इस डोमिनियन स्टेटस में दे दिया कि आपको है ना हम 5 करोड़ का है ना चेक देते हैं। ओके, 5 करोड़ का चेक देते हैं, और 5 करोड़ का चेक देते हैं, और जाना ये जो बैंक है ना इसमें जाके निकलवा लाना। ठीक है, ऐसे बोला है उन्होंने। ठीक है, आप जाना इस बैंक में जाके 5 करोड़ का चेक है, जाके निकलवा लाना। आप बताओ, बैंक में तो 0 रुपीस है, बैंक तो करप्टेड है, पहले दिवाला है। ओके, वो कहां से 5 करोड़ रुपए हमको देगा, कहां से देगा। तो यही तो बात गांधी जी ने बोली कि आप बोल रहे हो कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो गांधी जी ने बोला कि भाई साहब ये दिवाले बैंक जो बैंक है ना, जो करप्ट हो जाता है, जो दिवाला हो जाता है, ओके, जिसमें कुछ पैसा नहीं है, ओके, आपने उसका हमको चेक दिया है, तो हम ये आपसे रिजेक्ट करवाते हैं। ओके, ये हमारा रिजेक्ट हम कर देते हैं। बात समझ में आ गया। इसलिए गांधी जी ने इसको इस टर्म को क्या बोला गया, डेट चेक ऑन अ क्रेसिंग बैंक। बात समझ में आई, टर्म याद रहेगी। बात समझ में आया, क्रिप्स मिशन समझ में आ गया कि आपको भाई साहब चेक थमा रही है कि हम आपको दिवाले बैंक की आपको चेक दे देते 5 करोड़ का, वहां से निकलवाना, लेकिन आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। तो मतलब अल्टीमेटली बात वही करना चाहते हैं गांधी जी कि आप कुछ नहीं करना चाहते, आप हमको बेवकूफ बना रहे हो। इसलिए गांधी जी ने वो रिजेक्ट किया। अब देखिएगा, अब जैसे ही ये रिजेक्ट हुआ, तो अब आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स यहां पे क्या वाइसरॉय है, तो वहां पे उसी टाइम पे 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट आपका चालू हो गया। क्या हो गया, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया समझ में आ गया, भारत छोड़ो अभियान आपका शुरू हो चुका है। कौन, भारत छोड़ो अभियान, भारत छोड़ो अभियान आपका शुरू होता है। क्विट इंडिया कब होता है, सुनिएगा। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास ऑन 8 अगस्त 1942, ये याद रखना मेरे भाई। ओके, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट आपका शुरू होता है। ओके, कहां से शुरू होता है, बॉम्बे से शुरू होता है। और किसके नेतृत्व में होता है, गांधी जी के नेतृत्व में होता है। और गांधी जी उस टाइम पे एक स्लोगन देते हैं, डू और डाई। पहली बार आपने देखा गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन पहली बार बोला गांधी जी डू और डाई, मतलब करो या मरो, या तो कुछ करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने करा, गांधी जी ने दिया, करो या मरो, इसका मतलब यही होता है। ओके, डू और डाई, ये उन्होंने स्लोगन दे दिया। दिस रिजोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज वर्धा रिजोल्यूशन। इस रिजोल्यूशन को क्या बोला गया, वर्धा रिजोल्यूशन इसका नाम दिया गया। याद रखना कि इस रिजोल्यूशन को क्या बोला गया, वर्धा रिजोल्यूशन। कौन से रिजोल्यूशन को, क्विट इंडिया मूवमेंट वाले रिजोल्यूशन को। अब देखिएगा सर, हमारे पास है ना ऑन फर्स्ट अगस्त द कांग्रेस वॉज बैंड एंड इंपोर्टेंट लीडर वर अरेस्टेड। गांधी जी वॉज केप्ट एट आगा खान प्लेस पुणे। मतलब यहां पे जैसे ही गांधी जी ने ये स्लोगन दिया कि करो या मरो, ओके, करो या तो कुछ करना है या यहां पे मरना है। ओके, गांधी जी अहिंसावादी थे, पहली बार गांधी जी ने ऐसी बात बोली होगी अपने मुंह से।
और इस रिजोल्यूशंस को क्या बोला गया, वर्धा रिजोल्यूशंस बोला गया। तो उस टाइम पे क्रिप्स मिशन थे, उन्होंने तो भाई साहब बोल रहे थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन अब ये जब ये बातें सुनी क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो भाई साहब उनको पता लग गया कि अब सरकार हिलने वाली है। तो उनके जो बड़े बड़े लीडर थे ना, सबको जेल में डाल दिया। ओके, जितने भी सभी डिपार्टमेंट के जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे, ओके, सबको उन्होंने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। अब जेल में डालोगे तो आपको पता है अब तो माहौल और भी गर्मा गर्म तगड़ा होने वाला है। तो 1 अगस्त द कांग्रेस वॉज बैंड एंड इट्स इंपोर्टेंट लीडर वर अरेस्टेड। गांधी जी वॉज केप्ट एट द आगा खान प्लेस पुणे। मतलब गांधी जी को पूना की जेल में रखा गया। ओके, एट आगा खान प्लेस, ओके, जिस प्लेस का नाम है आगा खान प्लेस। अब जैसे ही गांधी जी, मतलब गांधी जी की बहुत ज्यादा फ्रेंड फॉलोइंग थी मेरे भाई। ओके, और गांधी जी को अरेस्ट करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, कोई छोटी बात है। जैसे ही गांधी जी को यहां पे अरेस्ट किया, उसके भाई साहब पब्लिक का गुस्सा अब थम नहीं पाएगा। द पीपुल बिकम वॉयलेट, और लोग हिंसा करने लगे, लोग हिंसा पे आ चुके हैं। ओके, और जब लोग हिंसा पे आए तो उनको बेटा बहुत जल्दी गांधी जी को यहां से छोड़ना पड़ेगा। उनको दिख गया कि अगर इनको ज्यादा दिन तक मेरे को जेल में रखा तो लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। ओके, तो इन्होंने अरेस्ट तो कर दिया, लेकिन उनको जल्दी उनको छोड़ना भी पड़ेगा। देखिएगा, द पीपुल बिकम वॉयलेट, और इसी टाइम पे और बहुत ज्यादा वॉयलेट हो गया, बहुत ज्यादा हिंसा हुई इस टाइम पे। तो अरुणा आसफ अली इज द रिमेंबर फॉर होइस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब इस टाइम पे जब इंडिया के लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लीडर्स जेल में डाल दिए गए, तो उस टाइम पे कि अरुणा आसफ अली को क्या बोला गया कि ये इंडिया नेशनल कांग्रेस के क्या थे, होस्ट थे। कौन थे, अरुणा आसफ अली। कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के होस्ट थे, जो इसको लीड कर रहे थे। इनको होस्ट की उपाधि दी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से। जैसे देते ना, इसको पद्म भूषण दिया गया, इसको ये दिया गया, तो इसको भाई साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या दिया गया, होस्ट का अवार्ड दिया गया, अरुणा आसफ अली का। तो नाम याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे पास है ना, जब ये क्विट मूवमेंट हुआ ना, डू और डाई, करो या मरो, तो हिंसा हो रही है बहुत ज्यादा। ओके, जब हिंसा हो रही है तो, लेकिन इस मूवमेंट को आपको पता है गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ तो एक्शन में आएगी। ओके, कौन सी, ब्रिटिश सरकार वाली गवर्नमेंट। ओके, द मूवमेंट वाज हाउएवर क्रश बाय द गवर्नमेंट। ओके, लेकिन इस क्विट इंडिया मूवमेंट को गवर्नमेंट ने दबा दिया, कैसे भी करके लाठीचार्ज जो भी उनको करना था, जो भी साम दाम दंड भद्द जो भी उसको लगाना था, सब कुछ लगा दिया, लेकिन इस मूवमेंट को उन्होंने रोक दिया। ओके, बात समझ में आया? ये इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गई दोस्तों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बात समझ में आ गया? इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गई, क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ। हिस्ट्री है मेरे भाई, बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपके पास दिमाग में ये जल्दी आपको कंसेप्ट रिकॉल होंगे। अगर इसको आप 5 से 7 दिन भी नहीं पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसे आप भूल जाओगे। आप बोलोगे यार ये हिस्ट्री मेरे को आती नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ना, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसे आप 7 दिन के बाद सोचोगे तो मेरे को सर याद ही नहीं है, लेकिन 7 दिन बाद वापस एक बार रीड मारोगे ना, तो सबसे जल्दी भी ये याद होती है। ओके, तो ये प्रैक्टिस से आती है, ऐसा नहीं कि आपको हाथों हाथ याद हो जाएगी, टाइम लगता है बट हो जाती है। देखिएगा, अब हमारे पास आता है कैबिनेट मिशन। भाई साहब, कैबिनेट मिशन, और ये कैबिनेट मिशन दिस इज 1946 डेट याद रखना। कैबिनेट मिशन कब बुलाया गया था? 1946 के अंदर बुलाया गया था। अब ये 1946 के अंदर, क्योंकि अब सरकार बनने की बारी आ चुकी है। ओके, अब इंडियंस की सरकार बनेगी, ध्यान रखना, अब ब्रिटिश जाने वाले यहां से। तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में हुआ था। अब देखिएगा कि यहां पे द एटली गवर्नमेंट अनाउंस इन फरवरी, एक बार पढ़ लो इसको, एटली गवर्नमेंट अनाउंस इन फरवरी 1946 the decision to send a high power mission of 3 British cabinet members, Patrick Lawrence, Secretary of State of India, और Stafford Cripps, okay, President of Board of Trade, and A.V. Alexander, First Lord of Admiralty, to India to find out way and means for negotiation and peaceful transfer the power to India. इसका मतलब क्या है? 1946 में जब आपका कैबिनेट मिशन हुआ, तो इसका मतलब यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से अब जो पावर है अब वो इंडिया सरकार को सौंप दी जाए, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो उन्होंने बोला कि शांतिपूर्वक तरीके से आप ऐसा करिएगा,
इंडिया को उनकी सरकार सौंप दीजिएगा। तो भाई साहब इतनी लंबी जंग आज जाके वो सक्सेस हो रही है कैबिनेट मिशन में। बात समझ में आया? तो यहां पे मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि आपके पास यहां पे इंडिया को बोल दिया कि इंडिया को आप शांतिपूर्ण तरीके से पावर इनको ट्रांसफर कर दीजिएगा। अब वो कहां कहां किस किस डिपार्टमेंट को कैसे कैसे ट्रांसफर की गई ब्रिटिश द्वारा, तो ये उन्होंने बता रखे हैं यहाँ पे कि पेट्रिक्स लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ओके, स्टेफोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमाइट्री। तो मतलब इनको ये पोस्ट मिली वहां पे। तो फर्स्ट टाइम में इंडिया को पावर ट्रांसफर की गई अंग्रेजों की ओर से। तो बहुत अच्छी बात थी 1946 में। अब देखो यहाँ पे अब इंडिया के पास पावर भी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन अभी बवाल यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। जो गदर 2 बनी है ना, वही चीज़ आपकी अब चलने वाली है। मतलब अभी तो इंडिया पाकिस्तान चलने वाला है। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान की डिमांड है, ओके, कि हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, अलग से सब कुछ चाहिए, ये डिमांड उनकी बढ़ रही है। और जब ये बढ़ रही है तो भाई साहब उस टाइम पे ऐसा बवाल होता है ना, आपको क्या बताऊं। जब थोड़ी देर इसके बाद जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको पता है वहां पे अलग सी चीजें वहां से, मतलब आपने गदर मूवी में देखा होगा कि वहां से कटी हुई ट्रेनों में इंडिया के लोग आ रहे हैं। सेम ऐसा ही उस टाइम पे हुआ था। इतने इधर से ट्रेन पाकिस्तान उस साइड में जाती, ओके, लाहौर साइड में जाती, तो उधर से मरे हुए लोगों की लाशें इधर आती इंडियंस की। तो ऐसी मतलब इतना बड़ा खून खराबा उस टाइम पे चल रहा था, ओके। आप मानोगे नहीं कि इतना खून खराबा, उधर से इधर आती, इधर मरे हुए, इधर से उधर जाते मरे हुए। मतलब भाई भाई लोग एक दूसरे को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे, हिंदू मुस्लिमों को मार रहे थे। मतलब जो भी ट्रेन यहाँ से कराची या लाहौर जाएगी तो उसमें सारे मुसलमान मरे हुए जाना चाहिए। उधर से कोई भी हिंदू इधर आ रहा हो तो सबके सब मरे हुए आना चाहिए। मतलब ऐसी खतरनाक वाली मारामारी हुई थी उस टाइम पे। जैसा आप गदर टू में तो नहीं, गदर 1 में दिखाया गया है, सेम ऐसा ही उस टाइम पे हुआ था। तो इस कारण उस टाइम पे सेपरेट पाकिस्तान बनाया गया। और मतलब उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि एकदम से जैसे पावर ट्रांसफर हो जाएगी, तो पावर ट्रांसफर होने के बाद देश ऐसे ही कंट्रोल में आ गया। बहुत टाइम लगा है। भीमराव अम्बेडकर, इनका इन लोगों का बहुत बड़ा काम रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लॉयर थे मेरे भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉयर थे, ओके, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। आज की गवर्नमेंट बोलती है उनसे, बोलती है ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश की हालत शायद कुछ और होती। अब इनको कौन समझाए यार, जो पढ़े लिखे नहीं होते उन लोगों को कौन समझाए। बस पंडित जवाहरलाल नेहरू से 1962 में जो चीन वाला कांड था उसमें थोड़ा सा उनके डिसीजंस गलत हो गए थे। वो बात मैं भी मानता हूँ कि उस टाइम पे डिसीजन उनके गलत थे, लेकिन इंसान है यार, हम भगवान नहीं है। और इंसानों से गलतियां होती हैं, ओके। और भले वो प्रधानमंत्री हो तो ठीक है, मुख्यमंत्री हो तो ठीक है, एक नॉर्मल इंसान हो तो ठीक है, ओके। इंसान गलतियों से सीखता है, गलतियां सभी से होती है, गलतियां हमसे भी होती है, गलतियां आपसे भी होती है। तो बस उनसे एक गलती क्या हो गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत गलत बता दिया। अरे मतलब क्या बोले उनको, ठीक है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू रॉयल आदमी थे मेरे भाई। और गांधी जी के तो बारे में मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, ओके, उनके बारे में तो शब्द नहीं है। आज जो भी आप गोडसे वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे, बिल्कुल सही बात है कि गोडसे भी एक देशभक्त था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गांधी जी जितना देशभक्त कहना मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है कि गांधी जी को कहीं टीचर्स बोलते होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई टीचर अच्छा पढ़ेगा तो गांधी जी को कभी गलत बोल ही नहीं सकता है। उस उन इंसान का इतना रोल इस देश को आज़ादी दिलाने में कि अगर वो नहीं होते तो शायद ये देश आज़ाद होता या नहीं होता, मैं तो नहीं जानता हूँ, ना ही कोई और जानता है। क्योंकि इतने पीसफुल तरीके से, शांति से देश को आजाद कराया। चाहते तो उनके पास हर पावर था, हर पावर वो अपने अंडर में कर सकते थे, ओके। कुछ भी बन सकते, तो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे प्रधानमंत्री बन जाए, उनको जो बनना था वो बन सकते थे। लेकिन आपने देखा गांधी जी ने ऐसी कोई उपाधि अपने पास नहीं ली, कोई उपाधि नहीं ली। सच में वो देश को आजाद कराना चाहते थे, ठीक है। तो कोई कभी आप सुनते हो ना छोटे मोटे शॉर्ट आप सुनते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये गांधी जी, मेरे भाई कभी भी इन लोगों के बारे में आपको, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, ऐसा नहीं कि ना पढ़े लिखे लोग हो। तो बेवकूफ़ तो उनको बनाया जा सकता है ना जो ना पढ़े लिखे हो, ओके। उनको तो जो बताओगे वही चलेंगे, ओके, उनको पढ़ना आता नहीं है। लेकिन आपको तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता ना, तो आप पढ़ सकते हो उन लोगों के बारे में कि उन लोगों का देश को आज़ादी दिलाने में कितना बड़ा योगदान था, ओके। देखिएगा, हम थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं। अब हमारे पास पावर आ चुकी है मेरे भाई। इतने दिनों से बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अंग्रेज लोग भी मतलब आप क्या बोल सकते हैं उनको, कितने निच्चड़ इंसान थे कि मतलब देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा था यहाँ से।
अब देखिएगा इंटरिम गवर्नमेंट 1946, अब हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है मेरे भाई। ओके, जिस गवर्नमेंट के अंदर आप हो आज, देखिएगा इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज सॉन ऑन द 2 सितंबर 1946, मुस्लिम लीग रिफ्यूज। ओके, तो भाई साहब ब्रिटिश लोग तो यहां पे कैबिनेट मिशन के अंदर पावर ट्रांसफर कर रहे हैं इंडिया को। ओके, अब पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो भाई साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आ चुके हैं नेहरू जी। ओके, और मुस्लिम लीग की तरफ से भी भाई साहब कोई ना कोई तो आना चाहिए, लेकिन यहां पे मुस्लिम भाई लोग नहीं मानेंगे वो चीज। ओके, यहां पे बेचारे जवाहरलाल नेहरू तो पहुंच गए, ठीक है भाई, दे दीजिएगा, उनके हेड बना दीजिएगा गए 2 सितंबर 1946 को। लेकिन भाई साहब इसका भी विरोध कर दिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने यह भी विरोध किया। विरोध क्यों किया? क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट देश चाहिए उनको। ठीक है, तो मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन इनिशियली, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वेवेल परस्यूड, ये आपके पास अब नए आ चुके हैं बेटा। ये कौन है वेवेल? कौन है वेवेल? नए गवर्नर आपके पास वॉइस रॉय है इंडिया के। ओके, वेवेल देख लेना, आपके पास वॉइस रॉय की पूरी लिस्ट मैंने भेजी है। तो वेवेल इस टाइम पे नए वॉइस रॉय है। परस्यूडेड द लीडिंग टू ज्वाइन इन अक्टूबर 1946। ओके, अब देखिएगा हमारे पास ये वेवेल जो है ये बहुत कोशिश करते हैं, उस टाइम पे वाइस रॉय थे, कि मुस्लिम लीग को समझाया जाए कि आइए बेटा बैठिए, इसमें बैठिए, और बैठने के बाद थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो भी आपकी डिमांड है थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, लेकिन आप मना करके यहाँ पे मत जाइए क्योंकि हम आपको पावर पूरी ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग मानने की तैयार नहीं थी, वो माने ही नहीं। ओके, वो 1% भी नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया कि हमको नहीं भाई साहब, हमको बैठना ही नहीं है इसमें। ओके, तो उनकी डिमांड तो वही थी, सेपरेट पाकिस्तान। तो देखिएगा कि यहाँ पे बोला वेवेल प्रोसीडिंग, ये बहुत कोशिश करते हैं कि ज्वाइन होइएगा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं होते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिगेन टू सेशन 9 दिसंबर 1946। ओके, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। और उस टाइम पे देखिएगा 9 दिसंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फिर से नया सेशन होता है, और उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना मेरे भाई, प्रेसिडेंट। But the league did not attend लियाकत अली and Muslim League was made finance minister। ये बोल रहा है कि आपके पास लीग डिड नॉट अटेंड, इसका मतलब क्या है कि वेवेल जाते हैं, वेवेल बोलते हैं मुस्लिम लीग से कि आइए ज्वाइन करिए, आपको भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, लेकिन वो ज्वाइन करने को तैयार ही नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया, हम ज्वाइन नहीं किए, नहीं करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, जब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे भाई साहब, मना कर दिया। तो उसी टाइम पे देखो भाई साहब प्रेसिडेंट तो किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, नाम याद रखना। ओके, और लियाकत अली को बेटा वित्त मंत्री बनाया गया, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। ओके, ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, ऑफ मुस्लिम लीग का फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया? लियाकत अली को। ओके, अब देखिएगा ये मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, बट इनको क्या बनाया गया? हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। अब देखिएगा सर हमारे पास आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। एटली स्टेटमेंट 20 फरवरी, यहां की डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि इसमें ये लास्ट की डेट ही नहीं, ये स्टार्टिंग की डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये लास्ट में 1942 के बाद वाली जो डेट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास डेड लाइन 30 जून 1948, 30 जून 1948, ये डेट याद रखना, 30 जून 1948। ओके, वॉज फिक्स फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर even if the Indian politician had not agreed by the time on constitution। अब देखो उन्होंने बोल दिया कि ये इस डेट को पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी इंडिया को। एक डेट दे दिया अंग्रेजों ने कि 30 जून 1948 को आपको पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी, अब अपने देश को संभालिए। अब देश जब संभालने की बारी आएगी तो छोटी बात नहीं है। अब इंडिया के जो भी पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने मना कर दिया, अरे ना ना मेरे भाई इतना जल्दी मत दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, हमने तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दीजिएगा मेरे को। ओके, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनेगा तो भाई देश को कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने तो बोल दिया, उन्होंने फिक्स डेट फिक्स कर दी, 30 जून 1948 को हम ट्रांसफर कर देंगे आपको, अब आप जानो आपका काम जाने। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने दिन से तो आप डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड कर रहे थे ना, आप संभालो। लेकिन इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं है, क्योंकि जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो देश उतना ही पावरफुल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना बहुत जरूरी है। तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर ने बोल दिया कि अभी रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, उसके बाद आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। ओके, तो ऐसी बात की।
अब देखिएगा कि सर हमारे पास यहाँ पे ब्रिटिश पावर एंड ऑब्लिक विच आपके पास प्रिंसली स्टेट वुड बी लैप्स विद ट्रांसफर ऑफ पावर बट दिस वुड नॉट गिवन टू एनी सक्सेसर ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिएगा, अब यहां पे जब ये बातें चल रही थी ना कि मतलब कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था, कोई इंडियन लीडर आ ही नहीं रहा था कि पावर जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो मतलब किस किस को हम मतलब किसको ट्रांसफर करें, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि इस तारीख को हम पावर तो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हमको ये तो बताओ कि आपका लीडर कौन है। ओके, लीडर कौन है भाई साहब, किसको पावर ट्रांसफर करें, ये भी तो बड़ा पंगा है। अगर उन्होंने बोला कि हमने तो डेट फिक्स दे दी, अगर हमको आपका लीडर कोई मिलता नहीं है ना, तो हमारे आपके पास जितने भी प्रिंसली स्टेट है ना, जो भी राजा महाराजाओं के जो भी सेंटर हैं, ओके, हम सबको प्रत्येक स्टेट के हिसाब से, प्रत्येक सेंटर के हिसाब से हम उसको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूट करके हम यहाँ से वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। ओके, या तो अपना लीडर घोषित करिएगा, अपना लीडर सामने लेके आएगा कि मैं उसको पावर देके चले जाऊं, या अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम सारे जितने भी आपके सेंटर हैं जहां पे आपके प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट मतलब जो राजा महाराजा है, सबको हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाएंगे कि ये पावर संभालेगा, ये पावर संभालेगा, बस ऐसा करके हम वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। ओके, अब देखिएगा इसी टाइम पे नए वॉइस रॉय आते हैं जो कि लास्ट वॉइस रॉय थे, ये भी याद रखना, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया माउंट बेटन। माउंट बेटन, दिस इज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना कि लास्ट वॉइस रॉय कौन था इंडिया का, माउंट बेटन was to replace वेवेल। ओके, रेवेल एज द वाइसरॉय, पहले वेवेल था, अब हमारे पास कौन आ चुका है, माउंट बेटन। दिस इज लास्ट वाइसरॉय। पूछता है कि लास्ट वाइसरॉय इंडिया का कौन था, तो आप बोलोगे सर माउंट बेटन। तो सर partition of country was implied in provision that if constitution assembly was not fully represent, okay, then power would be transferred to more than one center government। मैंने बोला ना अभी, उन्होंने बोल दिया कि अगर हमारे को नहीं मिला कि आपका लीडर वगैरह कौन है, तो हम सब जगह पावर ट्रांसफर करके चले जाएंगे। बात समझ में आ गया? अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव हमको नहीं मिला तो रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं मिल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान बनने की यहाँ पे बात चल रही है, वो समझौता करने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि हमको अलग देश चाहिए, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं 2 कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिएगा, और फाइनली करके भी जाते हैं। फाइनली 2 कॉन्स्टिट्यूशन ही बनते, पाकिस्तान का अलग, इंडिया का अलग। अब यहाँ पे इतनी जल्दी वो ट्रांसफर क्यों करना चाहती है, बात ये होती है कि अंग्रेज इतना जल्दी ट्रांसफर करना क्यों चाहते हैं इंडिया को पावर, कि आप जाओ यार, अब हमारा काम हो गया, मैं इंग्लैंड वापस जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में इतना खून खराबा चल रहा था उस टाइम पे। मैंने बोला लाहौर से, अगर इंडिया से अमृतसर से कोई लाहौर ट्रेन जाएगी तो यहां से जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सब के सब काट दिए जाएंगे, सब कटे हुए मरे हुए लोग वहां पे जाएंगे। अगर वहां से कोई भी ट्रेन इंडिया आएगी तो सबके जितने भी हिंदू सब काट दिए जाएंगे, सब कटे हुए मरे हुए यहाँ पे आते। तो इतनी लाशें, इतनी झगड़ा, इतना वॉयलेंस, इतनी हिंसा हो रही थी इंडिया में, मैं बता नहीं सकता हूं। जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो अंग्रेज लोग इस चीज से परेशान हो गए थे कि अब हम यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। तो माउंट बेटन यहाँ पे लास्ट वॉइस रॉयस थे, ओके, कि जितना जल्दी इनको संभलाते हैं, ये संभाल लेंगे अपना देश, ओके, फिर हम यहां से निकलते हैं। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से जाना चाहते थे, क्योंकि वो देश को ऐसे भी नहीं छोड़ के जा सकते थे। अब आप बोलोगे सर उनको उनको क्या संभलाने की जरूरत है, ऐसे छोड़ के चले जाते, ओके, ऐसे क्यों नहीं गए? देखो मेरे भाई, अगर ऐसे छोड़ के चले जाते ना, तो देखो देश तो डूब ही जाएगा, वो तो बात ही अलग है, ओके। और जनता मतलब पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे लड़ेंगे मरेंगे, पता नहीं, जब कोई चलाने वाला नहीं होगा तो। लेकिन जो देश उस पर राज करके गया ना, उसकी दूसरे देशों में भी तू में हो जाएगी भैया, कि यार अमेरिका बोलेगा कि यार ये इंग्लैंड वालों ने इंडिया पे राज किया था, लेकिन वहां पे ना किसी को ये पावर देके नहीं आए, ओके, ऐसे छोड़ के आगे देश को, मतलब किसी के हाथ में पावर देके नहीं आए, तो मतलब उसकी तू में हो जाएगी। तो वो भी तो अपनी तू में सुनना नहीं चाहते थे, वो भी तो भाई किसी सही हाथ के, सही लोग के हाथ में मैं यहाँ पे पावर ट्रांसफर करके जाऊं, ओके, उसके बाद में ब्रिटिश जाऊं बराबर शांतिपूर्वक तरीके से। तो ये उनका लास्ट में एम था। और फिर आगे पढ़िएगा कि यहाँ पे द ब्रिटिश बिड फॉर यूनाइटेड फ्रेंडली इंडिया, ओके, यहाँ पे ये भी बातें हुई जब माउंट बेटन था, तो ये भी बात हुई कि जो ब्रिटिश लोग हैं ना, चलो ठीक है आपने हमारे देश में राज किया, बहुत अच्छी बात है, अब हम भी क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है, अब आपने राज किया तो अगर आपने यहाँ पे हमारे पास राज किया कोई दिक्कत नहीं है, अब आप यहाँ से जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम आपसे दुश्मनी रखेंगे, ना ना भाई, ब्रिटिश ने तो हमसे हमारे पर राज किया, हमारे लोगों को सताया, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम फ्रेंडली की तरह रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये भी समझौते हुए ये भी बातें हुई कि ब्रिटिश बिड फॉर यूनाइटेड एंड फ्रेंडली इंडिया, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव भी रखा था ये चीज की
कि आप हमारे पास साथ हमारे हमारे प्रति आप ब्रिटल भी हो सकते हो, ब्रिटल मतलब आप हमारे शत्रु भी हो सकते हो, और हमारे फ्रेंडली भी आप बन सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो इंडिया ने बोला कि ना ना, हमको किसी देश से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप हमारे फ्रेंड हो, हमारा जो भी व्यापार है जैसे चलता था वो वैसा चलता रहेगा। ओके, तो इंडिया ने ये समझौता किया कि आपसे हमारा फ्रेंडली ही रिश्ता रहेगा। एंड दे रिजेक्ट द डिमांड फॉर फुल फ्लैग्स पाकिस्तान। ओके, और जो पाकिस्तान की डिमांड थी कि हमको पूरा पाकिस्तान चाहिए, ओके, तो ये उनकी डिमांड यहाँ पे रिजेक्ट की गई। ओके, रिजेक्ट की गई, और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे एंड होती है कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार आती है, और सरकार आने के बाद यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। ओके, और 2 कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पाकिस्तान के लिए जो डिमांड थी वो भी फुलफिल करनी पड़ती है। ओके, फिर उसके लिए भी अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, और फिर वो आज जैसे भी आपको पता है वो सर्वाइवल कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे मैटर हुए थे। अब बात आती है यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की। इंडियन नेशनल आर्मी, जहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की बात आती है तो वहाँ पे आपको पता है सुभाष चंद्र बोस का नाम यहाँ पे आ गया था। ओके, उन्होंने स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओके, ये स्लोगन दिया था। अब देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस एस्केप टू बर्लिन इन 1941। ओके, एंड सेट अप द इंडियन लीग देयर इन जुलाई 1943। ओके, 1943 के अंदर इन्होंने भाई साहब इंडियन नेशनल आपके पास इंडियन लीग की यहाँ पे स्थापना कर दी। ओके, और ही जॉइंड द इंडियन नेशनल आर्मी एट सिंगापुर। राज बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम। ओके, अब देखिएगा कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो, सॉरी, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है कहां पे? सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होने के बाद उसके जो लीडर थे वो कौन थे? राज बिहारी बोस, याद रखना, राज बिहारी बोस। ओके, अब देखिएगा राज बिहारी बोस होने के बाद यहाँ पे इसके लीडर याद रखना, लीडर पूछा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल आर्मी हैड 3 फाइटर ब्राइड्स। ओके, ब्राइगेड्स। अब देखिएगा कि उन्होंने आपके पास 3 फाइटिंग ब्राइगेड्स का नाम दिया उन्होंने। एक का नाम रखा गांधी जी, एक का नाम रखा आजाद, एक का नाम रखा नेहरू। ओके, और यहां पे एक रानी ऑफ झांसी ब्राइगेड। ओके, वॉच एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्सेस, मतलब ब्राइगेड्स मतलब उन्होंने बोला कि अपने डिपार्टमेंट बांटे। ओके, अपने डिपार्टमेंट वाले की भाई साहब इसका नाम गांधी जी दे दिया, एक का नाम उन्होंने आजाद दे दिया, एक का नाम उन्होंने नेहरू दे दिया, और एक का नाम उन्होंने रानी ऑफ झांसी ब्राइगेड्स दे दिया। ओके, अब देखिएगा कि यहाँ पे ये वुमेन फोर्स जो कि एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स को संभालती थी, रानी ऑफ झांसी ब्राइगेड्स। इंडियन नेशनल आर्मी हैड इट हेडक्वार्टर एट रंगून एंड सिंगापुर। ये याद रखना कि इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर कितना कहां पे था? इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर था यहाँ पे रंगून और सिंगापुर के अंदर इनका हेडक्वार्टर था। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुना, पढ़ने में तो है ना, मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने जाओगे तो शायद आपका 2 घंटा चला जाएगा। आप एटली मिशंस की बात करने जाओगे तो आपका शायद 2 घंटा यहाँ पे चला जाएगा। शायद आप कैबिनेट मिशंस के बारे में पढ़ोगे तो शायद आपका यहाँ पे भी 2 घंटे तक चले जाएंगे। शायद आप क्रिप्स मिशन के बारे में बात करोगे तो शायद यहाँ पे भी आपका 1 से 1.5 घंटा चला जाएगा। शायद आप यहाँ पे पूना पैक्ट और आपके पास फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी इरविन, शायद यहाँ पे 3 से 4 घंटा भी आपका चला जाएगा। इतना सारा टाइम आपका चला जाएगा, लेकिन वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है ना, जो फैक्ट है, ओके, जिन जिन चीजों से जो फैक्ट निकले वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, इतने ही फैक्ट हमको पढ़ने होते हैं। उसके बाद क्या करना होता है? हमारे को क्वेश्चंस करना होता है। क्वेश्चंस में कुछ नई चीजें भी मिलेगी, वो हमको सीखना होता है, याद करना पड़ता है। ओके, अगर हर चीज को डेप्थ में, हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में अगर हमको पढ़ना है तो बेटा हिस्ट्री जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। ओके, और फिर तो यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। तो ठीक है, उस तरीके से नहीं पढ़ना, हमको कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है और इतना ही हमको पढ़ना है। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी पीवाईक्यू है, ओके, वो सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू आपको लगा लेने हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास होगा, अब मैं फ्राइडे एंड सैटरडे को आपकी क्लासेस होगी जहां पे हम पॉलिटिकल आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इसको हम विदा लेते हैं। लूसेंट की बुक से क्वेश्चंस करते रहिएगा, और सारे बच्चे क्वेश्चंस को जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करिएगा।
आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, डिफिकल्ट है नहीं है, इतनी डिफिकल्ट जितना समझते उतना है नहीं, बार बार बस आपको पढ़ना पड़ेगा, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।